अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। क्या आपको याद है हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2, और जो चैप्टर 2 है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक पढ़ रहे थे। मोनोसैकेराइड पढ़ लिए थे। मोनोसेक्राइड यानी मोनोसेक्राइड हमने पढ़ लिए थे, और ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हमने पढ़ने हैं। अगर इसमें रिव्यू किया जाए तो दरअसल हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट 3% बैक्टीरियल और 4% मेमिलियन सेल में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और उसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन हमेशा वाटर की तरह 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट को आमतौर पे हम सेकेराइड्स कहते हैं, इसलिए कि ये आमतौर पे स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अलावा पॉलीसेकेराइड के बाकी सारे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4% होते हैं मेमिलियन सेल में और 3% होते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो जो बाकी हैं, जिसमें से हमने मोनोसेक्राइड के मुतालिक पढ़ा था कि ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि दरअसल ये क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी जिनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, और इसको जो है हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। इसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हर चीज़ में हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर आप इस तस्वीर में देखें, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं, चाहे इसमें स्पैगेटी हो या नूडल हो, पास्ता हो या पोटैटो हो। यहाँ पे देखें ये वीट भी बनी हुई है, वीट है, बार्ले है, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें डेट्स बनी हुई हैं, यानी खजूरें बनी हुई हैं, और इस तरीके से जो मीठी चटनियाँ होती हैं, यहाँ पे टोमेटो केचप है, उसमें भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कि वो भी मीठे होते हैं। ब्रेड है उसमें भी होते हैं, डोनट्स है उसमें भी होते हैं, रोल्स हैं उसमें भी होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ये खुबानी यानी एप्रिकॉट हैं उनमें भी होते हैं। तो हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हमने 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, और ये वजह सिंपल शुगर्स कहलाती हैं। कार्बोहाइड्रेट की दूसरी डेफिनेशन भी है। कार्बोहाइड्रेशन की दूसरी डेफिनेशन अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने वर्ड से बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, having the ratio of hydrogen is to oxygen is 2:1 as in water। और इसी तरीके से यूजुअली दे आर स्वीट एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड्स, यानी ये सारे मीठे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज सेकेराइड्स। सेक्रो का मतलब शुगर होता है, सेक्रो का मतलब शुगर होता है। और इस तरीके से जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये दरअसल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल का मतलब होता है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। वैसे तो दरअसल इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन जैसे जो डाइजेस्टिव हैं या नॉर्मल प्रोसेसेस हैं उनमें हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ट्रायोज अगर 3 कार्बन है, टेट्रोज अगर 4 कार्बन है, पेंटोज अगर 5 कार्बन है, हेक्सोज अगर 6 कार्बन है, और हेप्टोज अगर 7 कार्बन है। और इनकी एग्जाम्पल भी हैं कि जो ट्रायोज हैं उनकी एग्जाम्पल डी डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है। जो टेट्रोस हैं जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसकी एग्जाम एरिथ्रोस है। जो 5 होते हैं जिसमें 5 कार्बन है, पेंटोस, उसकी एग्जाम्पल राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर हैं। हेक्सोस जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसकी एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। और हेप्टोस जिसमें 7 कार्बन होते हैं उसकी एग्जाम्पल ग्लूकोहेप्टोस है। और सर ये ये जो दरअसल मोनोसैकेराइड की टाइप्स हैं इसमें एक कार्बन और 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल नहीं होते।
एक कार्बन और 2 कार्बन वाले नहीं होते, इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि वो फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या उनके जो टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना कार्बन की, एक अकेला कार्बन हो उसमें, जैसे आपने देखा होगा मीथीन है जो आमतौर पे नेचुरल गैस होती है, या वो स्वीट इन टेस्ट होती है, तो वो दरअसल इस अंडर में आती नहीं है। या इथाइल है, जैसे इथाइल अल्कोहल है, या इथेनॉल है, या इथिलीन है, ये सारे के सारे वो जो हैं कार्बोहाइड्रेट यानी जो स्वीट टेस्ट के होते हैं, तो उसमें जो रेशियो होता है कार्बन और इस तरीके से मीथेन गैस है वो CH4 होती है, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन है ही नहीं, पहली तो बात ये है। और फिर उसमें जो रेशियो होता है वो वाटर वाला नहीं होता, यानी 2:1। जैसे ठीक स्वीट है कॉर्न सर। है उसमें ग्लूकोज होती है, ग्रेप है उसमें भी ग्लूकोज होती है, हनी है उसमें ग्लूकोज होती है, फ्रूट में भी ग्लूकोज होती है, मिल्क में जो दरअसल शुगर है उसका नाम गैलेक्टोज है, जो कि एक मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज भी होता है लेकिन वो डाइसेक्राइड होती है, यानी उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं। गैलेक्टोज होता है जो मोनोसेक्राइड होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स बने हुए हैं, इसमें बनाना है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्पल है, पाइनएप्पल है, और इस तरीके से यहाँ पे हनी है जो कि फ्लावर से कलेक्ट की जाती है, मुख्तलिफ टाइप के ग्रेप्स हैं। आमतौर पे एनर्जाइल का अगर आपने नाम सुना हो, जिसको ग्लेक्सोज डी भी कहते हैं, वो दरअसल सिंपल ग्लूकोज ही होती है, और उस पर लिखा होता है फौरी तवानाई के लिए, यानी क्विक एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो हमें ये बात पता चलेगी कि जो ग्लूकोज हैं, गैलेक्टोज हैं, फ्रक्टोज हैं, ये हेक्सोज शुगर होती हैं, ये आमतौर पे पाई जाती हैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आइसोमर हैं। आइसोमर उसे कहते हैं जिनके स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसी वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। ये आमतौर पे क्रिस्टलाइन होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये एमोफस नहीं होते। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो दरअसल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये दरअसल मैंने डेफिनेशन इसलिए एक्सप्लेन नहीं की कि हमने ये बात कल पढ़ी थी, आज हमें उससे आगे चलना है, यानी ओलिगोसैकेराइड के ऊपर बॉन्डिंग का भी डिस्कस करना है, कि दरअसल कहते हैं जब प्रोटीन में बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से बॉन्ड जो होते हैं वो ग्लूकोज के दरमियान भी होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनके दरमियान भी होते हैं। 2 मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन होकर डाइसेक्राइड बनाते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो होते हैं जो दरअसल मोनोसेक्राइड्स के दरमियान होते हैं, और ये बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब क्या होता है, ये बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होते हैं जबकि वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर के रिमूवल के प्रोसेस का नाम है कि जब किसी चीज़ से वाटर को रिमूव किया जाए तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रोस का मतलब वाटर होता है और डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है या वेपर्स की शक्ल में उड़ जाता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी उस वक्त बनते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव किया जाए। और इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोसिडिक के नतीजे में, ये दरअसल एक टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो दरअसल कंडेंसेशन जो है उसी का नाम डिहाइड्रेशन है, और ये वो प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो इसके अंदर जो वाटर का असल में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही होता है जो कि वाटर में होता है। और वाटर का जो है वो तो आपको रेशियो पता ही होगा कि वाटर का क्या रेशियो है। अगर आपको पता हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो वाटर का रेशियो 2:1 है, और 2:1 का मतलब होता है कि उसमें अगर एक ऑक्सीजन होगी तो उसमें डबल हाइड्रोजन होंगे। अगर हाइड्रोजन एक होगी तो उसका डबल हाइड्रोजन होगा। जैसे वाटर में भी ऐसे ही होता है कि हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये उसका डबल होता है। इसी को रेशियो को हम 2:1 रेशियो कहते हैं। यानी ट्वाइस होता है कौन इसमें? इसमें जो ट्वाइस होता है वो दरअसल हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ज़्यादा हाइड्रोजन। होते हैं और ऑक्सीजन कम होते हैं। हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कम होते हैं। राइट या नहीं?
यस सर। Yes, sir. तो ये जो है दरअसल कहते हैं कि इसके अंदर जो रेशियो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इसी की बेसिस के ऊपर जो सारी बॉन्डिंग है जो हम पढ़ेंगे वो यही होती है। ये बॉन्ड इसमें बनते कौन से हैं? बॉन्ड का नाम आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। जैसे प्रोटीन के बॉन्ड आपने पढ़े होंगे कि उन्हें हम कहते हैं कौन से बॉन्ड? तो प्रोटीन के बॉन्ड हैं उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप के दरमियान होते हैं। और जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं वो दरअसल कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। जैसे मैंने आपको ये तस्वीर भी दिखाई थी कि दरअसल जो कंडेंस मिल्क होता है वो गाढ़ा मिल्क होता है, यानी वो मिल्क जिसमें के पानी कम किया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं, इसलिए कि कंडेंसेशन में वाटर को रिमूव करते हैं जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर को रिमूव नहीं किया जाता बल्कि उसको ऐड किया जाता है। राइट या नहीं? Right, sir. तो यहाँ पर जो है कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी को रिमूव करना और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी को ऐड करना। तो पानी को इसलिए ऐड किया जाता है कि हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब कोई चीज़ वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक की जाए तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सही या नहीं? हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल जो है वो दरअसल अभी आएगी, इसलिए कि इसी चैप्टर में हमने आगे जाकर पढ़ना है। जो हमने नाम रखा है ओलिगोसैकेराइड, तो ये नाम हमने क्यों रखा है ओलिगोसैकेराइड? तो इसके बारे में अगर हमें पता चल जाए कि दरअसल हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे फाइलम्स। तो जब आप ये फाइलम पढ़ें, हो सकता है कुछ लोगों ने पहले से ही पढ़ ली हो फाइलम्स, तो वहाँ पे आपको एक बात ये दिलानी है कि जो अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म जिसको केचुआ कहते हैं उर्दू में, इसकी जो क्लास है उसका नाम ओलिगोकीटा है। इसमें जो ओलिगो का वर्ड है उसका मतलब होता है फ्यू और कीटा का मतलब होता है सीटी। ये जो चलने के लिए अर्थ फॉर्म में पैर नहीं होते, इसमें ब्रिसल होते हैं, यानी स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीटी या सीटा कहते हैं। सीटा सिंगुलर होता है और सीटी आगे ई लगा दिया जाए तो प्लूरल बन जाता है। तो दरअसल जिसमें कम सीटी होते हैं उसको हम कहते हैं फ्यू सीटी वाले, और ये फाइलम एनिलिडा की एक क्लास है। एनिलिडा ऐसे एनिमल को कहते हैं जो सेगमेंटेड होते हैं। एनिलिडा जो है उसे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पॉलीकीटा जिसकी एग्जांपल नेरीज है, ओलिगोकीटा जिसकी एग्जांपल अर्थवॉर्म है, और हिरोडीनिया जिसकी एग्जांपल लीच है। तो ये तो है फाइलम के बारे में कि भाई इसका नाम भी, क्लास का नाम ओलिगोकीटा, इसलिए कि ओलिगो का मतलब ही फ्यू होता है। यहाँ पे ओलिगोकीटा का मतलब है फ्यू सीटी, ऐसे ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है फ्यू शुगर मॉलिक्यूल, जिसमें थोड़े शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इसलिए कि सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, और ओलिगो का मतलब फ्यू होता है। तो फ्यू कितने? ये दरअसल कहते हैं इसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं, फ्यू मोनोसैकेराइड। ये फ्यू कितने होते हैं? 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक। हालांकि ये बात हमारी बुक में सही नहीं लिखी हुई, ये होना चाहिए 3 to 10 होना चाहिए था, ये 3 to 10, इसलिए कि 2 वाले को हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इसमें 2 होते हैं, इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। तो ये होने तो चाहिए थे 3 से लेकर 10, लेकिन चूंकि हमारी बुक में 2 से लिखा हुआ है, इस वजह से हम इसे 2 ही लिखेंगे। अगर किसी नोट्स में किसी ने अपनी तरफ से करेक्शन कर लिया है, वैसे अगर करेक्शन करना चाहूँ तो वह भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो बुक की जो चीज़ें हैं उसको वायलेट नहीं करते। जो कुछ बुक में दिया हुआ है उसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, और जो कुछ आंसर हमें एक्सपेक्ट किए जाते हैं, अगर एमसीक्यू में आए एग्जाम में कि नंबर ऑफ ओलिगोसैकेराइड वेरीज फ्रॉम 2 to 10, 3 to 10, 5 to 10, 6 to 10, तो फिर आप 2 to 10 ही सेलेक्ट करेंगे। इसमें दरअसल कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड की बहुत सारी टाइप हैं, जिनमें डाइसैकेराइड सबसे ज्यादा कॉमन है। डाइसैकेराइड वो होते हैं जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस सर अगर ऑप्शन में लिखा होगा 3 to 10, 4 to 10, 5 to 10 और नन ऑफ दिस, फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? तो फिर दरअसल कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम बीसीक्यू कहते हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होता है, तो उसमें 3 to 10 सेलेक्ट करेंगे। फिर
ठीक सर, ठीक। इसलिए कि उसमें 2 की चॉइस तो दी ही भी नहीं है, तो दरअसल जो दी हुई चॉइस नहीं है वो तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ यस। है कि शुगर के वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 मोनोमर्स होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनको मोनोमर कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियर का मतलब होता है पीस। जिसमें सिंगल पीस होता है, ये सिंगल चेन होती है, ये सिर्फ एक ही कार्बन की चेन होती है, उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। तो वो जिसमें 2 मोनोमर या 2 मोनोसेकेराइड होते हैं उनको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा डाइसेकेराइड में डाई का क्या मतलब है, तो एक ने बताया कि डाई का मतलब मर जाना है, दूसरे ने बताया डाई जो है वो हेयर के जो कलर होते हैं उसको डाई कहते हैं। तो ना ये हेयर के कलर वाला DYE डाई है और ना ही ये मर जाने वाला DIE डाई है, ये DI डाई है जिसका मतलब 2 होता है, 2। जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स हों उनको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। तो दरअसल कहते हैं इसके फीचर जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने मोनोसेकेराइड में, कि इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट ओलिगोसेकेराइड है। कभी कभी ये भी MCQ में आता है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेकेराइड। तो मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है वो जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो दरअसल डाइसेकेराइड्स हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दे आर डाइसेकेराइड्स। और दरअसल कहते हैं कि डाइसेकेराइड वो होते हैं जैसे मोनोसेकेराइड की तरह ये भी सॉलिड होते हैं, मोनोसेकेराइड भी सॉलिड होते हैं। मोनोसेकेराइड भी वाइट होते हैं, ये भी वाइट होते हैं। मोनोसेकेराइड भी क्रिस्टलाइन होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन उसे कहते हैं जिसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। मोनोसेकेराइड भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कि दरअसल आपको पता है जो चीनी है, अगर आप देखें जो चीनी के लिहाज से अगर आप याद रखें कि चीनी का एक पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि क्यूबिकल शेप होती है, चीनी के जो दाने होते हैं, और जो दानेदार चीज़ें होती हैं उनको क्रिस्टलाइंस कहते हैं। वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो मोनोसेकेराइड भी डिसॉल्व हो जाते हैं। वो भी वाइट होती है, ये भी वाइट होते हैं, ये भी सॉलिड होते हैं, वो भी सॉलिड होते हैं। इनका जनरल फार्मूला C12H22O11 है। इनका जनरल फार्मूला क्या है? हमने मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो है CN, C के साथ N, H2NON, CnH2nOn, CnH2nOn। और यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11, C12H22O11, C12 यानी C उसमें होंगे 12, H उसके हमेशा डबल, यानी H जो होंगे वो होंगे 12 के 22 और O 11। सही है या नहीं? ऐसा क्यों है? ऐसा जो है वो इस वजह से है कि इसकी खास वजह है। इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि अगर हम एक C6 जो हेक्सोज होते हैं, 2 हेक्सोज को अगर जमा कर दें तो हेक्सोज होते हैं वो मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं लिखूं C6H12O6 प्लस दोबारा लिखूं C6H12O6, 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 ये दोनों आपस में मिलेंगे और वाटर रिमूव हो जाएगा। सही है या नहीं? जिसने पूछा था कि हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल बताएं, तो हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है डाइजेशन। डाइजेशन का जो हमने चैप्टर 12 पढ़ा वो सारे के सारे हाइड्रोलिसिस हैं। जो कुछ हम फूड खा रहे होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये कंबाइन नहीं होंगे, जब तक वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे आपने देखा होगा कि बस में लोग सफ़र करते हैं तो अगर कोई देखते हैं कोई बड़ा आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, तो आमतौर पे बच्चे जो होते हैं वो उनको जगह दे देते हैं। अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो सोचते हैं, वो दे देते हैं। तो इस तरीके से कुर्बानी कौन देता है? छोटा। तो इसमें कहते हैं सबसे छोटा कौन है? इसमें छोटा है पानी। एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है तब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, यानी इस C और H और O के साथ एक और बीच में बॉन्ड आ जाएगा और इसके साथ दूसरा C, H और O कंबाइन होगा। इसमें चूंकि वाटर रिमूव होता है, इसको केमिस्ट्री के लिहाज से डिहाइड्रेशन कहते हैं और इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 हैं।
6 और 6 को प्लस करें तो क्या आएगा? 12. 12 आएगा। तो यहाँ पर आ गया C12। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 12 हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 हैं। 12 और 12 कितने होता है? 12 और 12 24. ये 24। 22 cos 24 लेकिन इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस क्यों कर देंगे? इसलिए कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें से हम 2 निकाल देंगे 24 में से, तो कितने रह जाएंगे? तो रह जाएंगे 22। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 22 H22। अगर यहाँ पे देखें 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 6 हैं, 6 और 6 मिलके कितने होते हैं? 12। 12. अगर 12 में से एक तो वाटर के लिए चला गया, अब कितने रह गए? 12 में से एक माइनस कर देंगे जो वाटर 11. की वजह से चला गया, तो बाकी रह जाएंगे 11। तो यही फॉर्मूला है डाइसैकेराइड का। क्या? C12H22O11। C12H22O11। सही है? क्या आपको ये बात पता चली कि ये फॉर्मूला कैसे बना? ये दरअसल कहते हैं 2 मोनोसैकेराइड को प्लस करें और उसमें से H2O माइनस कर दें। क्या करें? 2 मोनोसैकेराइड को यानी C6H12O6 को प्लस करें और उसमें से माइनस कर दें वाटर, तो जो रह जाएगा वो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है। राइट? तो इस तरीके से 2 मोनोसैकेराइड जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं और एक डाइसैकेराइड बनता है। लेकिन ये जो मोनोसैकेराइड हैं ये चेंज होते रहते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर फ्रक्टोज के साथ मिल जाए तो जो डाइसैकेराइड बनेगी उसका नाम सुक्रोज होगा, और इसके अलावा वाटर बनेगा। अगर दरअसल कहते हैं कि ग्लूकोज के साथ दूसरा गैलेक्टोज हो, गैलेक्टोज, तो जो डाइसैकेराइड बनेगा उसका नाम लैक्टोज होगा, जो मिल्की शुगर है, और उसके साथ वाटर भी बनेगा। अगर वो ग्लूकोज के साथ दूसरा भी ग्लूकोज ही ऐड हो तो जो डाइसैकेराइड बनेगा उसका नाम मेल्टोज होगा। ये हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। क्या ये हमने Yes, sir. चैप्टर 12 में पढ़ा था कि सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, और एंजाइम का नाम है तो दरअसल एंजाइम सुक्रोज के लिए होता है, इसका नाम सुक्रेज है। लैक्टोज के लिए होता है लैक्टेज है। मेल्टोज के लिए होता है मेल्टेज है। और ये देखिए Maltase. ये रिएक्शन जो होता है अगर इसको उस तरह उल्टा चलाया जाए तो डाइजेशन है। उल्टा चलाया जाए तो डाइजेशन है। जिसने सवाल पूछा था कि दरअसल कहते हैं कि इसको सीधा चलाया जाए तो इसमें वाटर रिमूव हो रहा है, यानी कंडेंसेशन हो रही है। और अगर जब यही हमारे बॉडी में सुक्रोज जाता है, ये आम शुगर है, जब हम चीनी खाते हैं उसका नाम सुक्रोज है। ये जब हम सुक्रोज खाते हैं तो फिर ये इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। इससे एक एंजाइम डाइजेस्ट करता है जिसका नाम सुक्रेज है, और उससे Yes, sir. ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। सर इसलिए ये जो कहते हैं रेनिन होता है, रेनिन लैक्टेज बनाता है और लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, ऐसी बात है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहले उस पे पेप्सिन एक्ट कर सबसे पहले जो है वो कैसीनोजन से कैसीन बनता है, और जो कैसीन है वो डाइजेस्ट होता है। और दरअसल जो मिल्क की शुगर है वो लैक्टोज है, उससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, और वो रेनिन से नहीं बनता। फिर किससे बनता है? वो दरअसल आगे जाकर इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है, इसलिए कि आपको पता है कि रेनिन जो है वो तो स्टमक बनाता है। तो रेनिन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। सही या नहीं? इन ठीक है तीनों सर। की सही। एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड हैं। ये फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज ये डाइसैकेराइड हैं। ये सुक्रोज किस में होता है? ये सुक्रोज जो होता है वो शुगर केन में होता है, जिसको हम गन्ना कहते हैं। बीट में होता है, बीटरूट क्या होती हैं। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क चुकंदर. में होता है, और मेल्टोज जो है वो मेल्ट में होता है। मेल्ट किसको कहते हैं? मेल्ट बार्ले को कहते हैं। मेल्ट किसको कहते हैं? बार्ले।
हमारी बुक में इस चैप्टर में कोई डायग्राम नहीं बनी हुई। हमारी बुक में इससे सजी दो सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे कि 2 पानी के हाइड्रोजन के लिए यूज हो जाएंगे। क्या पानी के में 2 हाइड्रोजन चाहिए या नहीं? पानी बनेगा 2 हाइड्रोजन चाहिए या नहीं? इसलिए हम 2 चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? इसलिए कि पानी के लिए एक ऑक्सीजन यूज होती है। इस तरह वजह से हम -H2O करते हैं, H2O माइनस। ठीक है, अगर हम आगे चलें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी डायग्राम्स तो हमारी बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन अगर डायग्राम्स को देख लिया जाए तो थोड़ा सा सवाब तो नहीं मिलता, लेकिन हमें पता चल जाता है। ये तो दरअसल ऐसा है कि ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये मेल्टोज है। कैसे बना है ये मेल्टोज? ये मेल्टोज है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बना है। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, और ये देखिए इन दोनों के दरमियान ये जो हाइड्रोजन शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये उस वक्त बनता है जब क्या चीज रिमूव की जाए? जब यहाँ से वाटर को रिमूव किया जाए। अगर यहाँ से वाटर को रिमूव करें तभी ये बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वो बॉन्ड है जो दरअसल एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो मोनोसेक्राइड के दरमियान होता है और कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन के दौरान बनता है। यहाँ पर देखें लैक्टोज है जो मिल्क शुगर है, इसमें ग्लूकोज के साथ दूसरा गैलेक्टोज होता है। बॉन्ड यही बनता है जिसका नाम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमारी बुक में नहीं बने हुए, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए हैं। अब दरअसल कहते हैं कि इनकी एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल जो है वो तस्वीर के साथ अगर बताई जाए, जैसे ये शुगर कीन है जिसको हम गन्ने की शुगर भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है सुक्रोज। ये वही चीनी है जो हम आमतौर पर खाते हैं। क्या यही वो चीनी है जो हम इस्तेमाल करते हैं? इसी तरीके से शुगर केन क्या होता है? शुगर केन गन्ने को कहते हैं, इसलिए कि गन्ने से गंडेरी भी बनती है और इससे ये चीनी बनती है। चीनी की पहली शक्ल तो गुड़ होती है और गुड़ से उसे जब डीकलराइज करते हैं तो चीनी बन जाती है। कहते हैं कि इसका नाम सुक्रोज क्यों रखा गया है? इसका नाम सुक्रोज इसलिए रखा गया है कि बॉटनी में हम पढ़ेंगे कि दरअसल शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम। ये चैप्टर 9 में पढ़ाया जाएगा आपको कि शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम सैकरम ऑफिसिनेरम है। सैकरम का मतलब होता है गन्ना और ऑफिसिनेरम का मतलब होता है, आमतौर पे इसको शुरू में ऑफिस में यूज किया जाता था, इसलिए ऑफिसिनेरम इसको कहते हैं। वैसे ये जो है ये इसका स्पीशीज का नाम है। ये नाम होते हैं ये जीनस के नाम और स्पीशीज के नाम। जैसे इंसान के जीनस का नाम है होमो, स्पीशीज का नाम है सैपियंस। ये सुक्रोज जो है शुगर बीट में भी होती है। शुगर बीट किसे कहते हैं? ये देखें, ये बीट से ये भी शुगर बनती है, तो इसे हम इंग्लिश में स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। शुगर बीट और स्वीट पोटैटो एक ही चीज के दो नाम हैं। इसको उर्दू में शक्करकंदी कहते हैं। ये जरूर आपने देखी भी होगी, शक्करकंदी देखी हुई है या नहीं? देखिए सर। यस सर। तो सुक्रोज का नाम इस वजह से सुक्रोज रखा गया है कि दरअसल वो जिससे बनती है उसका बायोलॉजिकल नेम सैकरम है। इसी वजह से इसको सुक्रोज और ओज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा शुगर के लिए यूज किया जाता है। सुक्रोज का मतलब होता है सैकरम से निकाली जाने वाली शुगर, सुक्रोज। ये वही चीनी है जो हम आमतौर पर खाते हैं। ये क्रिस्टलाइन होती है, वाइट वाइट देखिए, बाकायदा इसकी क्रिस्टल है, ज्योमेट्रिकल शेप है। ये वाइट होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ वर्ड्स बाद में आने वाले हैं, जैसे अगर उन वर्ड्स को देखा जाए, जैसे एक वर्ड है वो है बान। बान कहते हैं गोदाम को, या घास की छत को कहते हैं। बान घास की छत को कहते हैं। यहाँ पर एक और है कि ओरिजिनली जो बार्ले है उससे पहले घर बनाए जाते थे, इसलिए उसको बार्ले कहते थे। इसलिए कि लफ्ज है बॉन, यानी बॉन से बनाने वाले, बार्ले। ये दरअसल कहते हैं कि इसका बायोलॉजिकल नेम है हॉर्डियम, हॉर्डियम। और दरअसल कहते हैं कि इसका ताल्लुक चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि इसकी फैमिली का नाम है ग्रेमिनी या पोएसी।
साथ साथ नाम सुनने से ये फायदा होता है कि कम से कम ये नाम जो होते हैं वो ऐसे ऐसे सुनते रहें तो याद रहते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो कि कोई बच्चा हो, आप उसे याद कराएं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, उसको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपको उसके टीवी के आगे बिठा दें और वो जो है म्यूजिक के एड सुन रहा हो तो वो उसको याद हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जैसे कहते हैं ऑडियो विजुअल इफेक्ट, जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें हम देखते हैं वो ज्यादा याद रहती हैं। अगर उसे आप सेब दिखाएं रेड कलर का, दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, तो वो उसको याद हो जाएगा। आप उसको सिर्फ ये बनाएं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो उसको याद नहीं होगा। जी, तो आपने कहा सर जी ये शक्करकंदी को गन्ने के दरख्त में नहीं होता। मैंने कब कहा कि ये दरख्त में होता है? भाई शुगर उसमें भी सुक्रोज ही होती है, शुगर उसमें भी सुक्रोज होती है। अब ये तो नहीं कि सुक्रोज शुगर सिर्फ गन्ने में ही होती है, औरों में भी होती है। फिर ये कैसे सुक्रोज है? सुक्रोज तो आम तौर पे जो नाम रखे जाते हैं, जैसे आपको पता हो कि सिल्वर फिश है एक नाम, वो एक इंसेक्ट का नाम है। सिल्वर फिश एक इंसेक्ट का नाम है, लगता है वो कोई सी फिश का नाम है, वो फिश नहीं होती, वो फिश जैसी होती है, इस वजह से उसको फिश कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें जो फिश नहीं होती उनको हम फिश कहते हैं। जैसे अगर हम कहें स्टारफिश, क्या स्टारफिश फिश होती है? स्टारफिश फिश नहीं होती, लेकिन उसका नाम फिश है। ये जेलीफिश फिश होती है, जेलीफिश भी फिश नहीं होती। क्या वेल फिश होती है? वेल भी फिश नहीं होती। इसलिए कि फिश वो होती है जिसमें फिन्स होते हैं, जिसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जो किल से रिस्पायर करती है, जो एग लेइंग होती है। और ये कैरेक्टर्स जो हैं वो वेल में मौजूद नहीं है, इसलिए कि वेल जो है वो अंडे नहीं देती, वो एग्स ले नहीं करती, वो बच्चे देती है, यंग वन प्रोड्यूस करती है, ये बच्चे देती है। और वो उसमें मेमोरी ग्लैंड भी होते हैं, उसकी बॉडी पे हेयर भी होते हैं, इसलिए वो मैमल है। तो ये बातें जो हैं वो आपको बाद में जाकर भी पता चलेंगी कि किसी चीज का नाम क्यों रखा गया है। तो जो एक नाम किसी चीज से मशहूर हो जाता है तो वो रहता है। सही है या नहीं? जिस तरीके से कहते हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का नाम जो है वो एनर्जाइल रहा बहुत अरसे, इसलिए कि ये एक प्रोडक्ट है। इस तरीके से हम सर्फ कहते हैं, हालांकि बाहर के मुल्क में उसको डिटर्जेंट कहते हैं, इसलिए कि वहाँ पे सर्फ नहीं होता। तो जहाँ पे सर्फ होता है, जैसे हमारे यहाँ जो गैस आती है उसको हम सुई गैस कहते हैं। जो गैस आती है उसको सुई गैस कहते हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान में एक मकाम है जिसका नाम सुई है, इसकी वजह से उसका नाम सुई रखा गया है। लेकिन अगर वो अमेरिका में होगी तो वो उसे सुई गैस नहीं कहते, वो सिर्फ उसको नेचुरल गैस कहते हैं। दे डोंट से इट एज सुई गैस। तो अगर सुई गैस को आप कहें तो आप फौरन समझ जाएंगे कि सुई गैस कौन सी है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम कॉमन इसी तरह से पड़ जाते हैं। फैमिली का नाम है ग्रेमिनी, या दूसरा नाम है पोएसी। ग्रेमिनी या पोएसी में वीट भी होता है, बार्ले भी होता है। ये बार्ले क्या चीज है? जिसको हम जौ कहते हैं। हो सकता है आपने जौ देखे हों और हो सकता है नहीं देखे हों। जी ठीक है या नहीं? देखें सर। देखें। तो अगर जो है वो हम आगे चलें तो आपको ये पता चलेगा कि डाइसेक्राइड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। डाइसेक्राइड गन्ने में होती है, यानी शुगर केन में होती है। इसी वजह से ये और भी होती है, ये रोस्टेड बार्ले में भी होती है। ये बार्ले क्या होते हैं? बार्ले जौ को कहते हैं। जौ, ये देखें, ये जौ देखें आपने कभी? जौ ग्रीन जी कलर सर। के होते हैं। इसको Yes, यस दरअसल सर, हम हलीम में होता मैल्ट है। कहते हैं। इसी वजह से वो शुगर जो इस बार्ले या मैल्ट में होती है उसको मेल्टोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये देखिए मेल्ट शुगर, ये मेल्ट शुगर ब्राउन कलर की होती है, इसको मेल्टोस कहते हैं। ये बाजार में बिकती भी है। और इसी तरीके से इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, जैसे मैंने बता रहा था, हॉर्डियम वल्गेरी, हॉर्डियम वल्गेरी। और यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इसको पीस लेते हैं, रोस्ट करते हैं, यानी भूनते हैं, और फिर इसका शरबत बना के पिया जाता है, जिसको सत्तू कहते हैं। सत्तू सुना कभी आपने? सत्तू जो जी दरअसल जी। सर। जौ का पाउडर होता है। तो सत्तू जो होते हैं वो तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि शरबत के तौर पर पी जाती है। इसके साथ, गुड़ के साथ, अगर हो सकता है आपने पी हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे थे एक डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड का नाम मेल्टोज है। इसका नाम मेल्टोज इसलिए है कि ये मेल्ट शुगर है, और मेल्ट बार्ले को कहते हैं। बार्ले जौ होता है। सही है या नहीं? यस सही। सर। अगर हम और आगे चलें, सर ये ब्राउन शुगर जो होती है, जो मार्केट में होती है, वो हमेशा मेल्ट नहीं होती, इसलिए कि मेल्ट की शुगर बहुत ही महंगी होती है।
ये गुड़ की शुगर होती है। जो गुड़ होता है, गुड़ वो बार्ले नहीं होता, इसलिए कि महंगा होता है। दिस इज वेरी कॉस्टली। सही है या नहीं? बहुत से लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लैक्टोज क्या चीज होती है? ये दूसरी डाइसेक्राइड है। एक सुक्रोज है डाइसेक्राइड जो हम आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है मेल्टोस, ये भी डाइसेक्राइड है, ये मेल्ट शुगर में होती है। और वैसे मेल्ट से एक जौ की शराब भी बनाई जाती है, शायद आपको पता हो उसे क्या कहते हैं। एक शराब होती है जो जौ की होती है, उसको बियर कहते हैं, बियर, BEER। तो कहने की बात यह है कि एक डाइसेक्राइड और है जो दूध में होती है, उसको कहते हैं लैक्टोज। ये बाजार में लैक्टोज मिलती भी है आजकल, लैक्टोज, लेकिन बहुत आम शुगर से महंगी होती है। ये भी बिल्कुल इस तरीके से चीनी की दानों की तरह होती है। ये कौन सी शुगर है? ये वो है जो मिल्क में पाई जाती है, यानी दूध की शुगर। इसलिए कि लैक का मतलब ही मिल्क होता है। कब बनती है? जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंबाइन होती हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब कंबाइन होती हैं तो लैक्टोज बनता है। इनके दरमियान ये वो बॉन्ड है जिसको कहते हैं, कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है जब किसी चीज से H2O को माइनस किया जाता है, जब किसी चीज से वाटर रिमूव किया जाए, यानी उसकी डिहाइड्रेशन की जाए या उसकी कंडेंसेशन की जाए, तब ये बॉन्ड फॉर्म होता है। और सर, ये ये जो दो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 12 का ऑपोजिट है। हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि लैक्टोज किस चीज का बना हुआ है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज का। और चैप्टर 12 में पढ़ते हैं कि जब लैक्टोज डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में जाकर, तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो लैक्टेज होता है। एंजाइम का नाम लैक्टेज है। और डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है? डाइजेस्ट होने के बाद भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। क्या ये हमने पढ़ा था? आपको पता है जी सर। कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बुक में रिपीट होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो हैं फिर भी उन चीजों को याद नहीं करते। ऐसे बच्चों को मैं जिद्दी कहता हूं कि उन्हें जिद होती है कितनी दफा भी पढ़ लें, लेकिन याद नहीं करना। बस नहीं करना तो नहीं करना। और जिसने याद सर, करना आपने है बोला उसने पहली। जी, ये लैक्टोज शुगर बाजार में मिलती है, तो ये दूध से लैक्टोज शुगर बनाते कैसे? मतलब जैसे हमारे अंदर डाइजेशन होती है वैसे ही बनाते हैं, उसी प्रोसेस नहीं के नहीं, जरिए? ऐसे नहीं बनाते, बल्कि केमिकल से जो है वो दूध को, जैसे पाउडर जो बनता है, अगर आप बनाएं तो इसकी मलाई बनती है। इस तरीके से आपको पता है जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं उसको हम मावा या पेड़ा कहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। या खोया जिसको हम कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीके से ऐसा खोया बनना और पाउडर मिल्क बनना, ये थोड़े से ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकली, तो फिर उसको बनाया जाता है। ठीक है या नहीं? पहली तो ठीक है बात सर। यह है कि जो दूध होता है उसमें 95% वाटर होता है। पहले इस वाटर को निकालना होता है, फिर उसके बाद जो होती है बाकी प्रोसेसिंग होती है। फिर हमने इसमें से प्रोटीन निकालनी है। कौन सी प्रोटीन दूध में होती है, ये हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था। रेनिन। सर ग्लाइकोसाइडिक, नहीं 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 अल्फा नहीं। ग्लाइकोसाइडिक में क्या? अल्फा और बीटा जो है पोजीशन में फर्क होता है ऊपर और नीचे का, लेकिन फिलहाल उसकी आपको जरूरत नहीं है, ये तो आप बाद में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। फिलहाल फर्स्ट ईयर की हद तक आप सिर्फ इनके नाम जान सकें। अल्फा और बीटा की हम बात नहीं करें। इसमें तो डी ग्लूकोज भी होता है और डी ग्लूकोज भी होता है, एल भी होता है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने सेकेंड ईयर में जाकर भी पढ़नी है। सारा कुछ फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना। जो कुछ सर फर्स्ट ईयर में दूध। पढ़ना है वो बेसिक नाम है जो आपने पढ़ने हैं, और वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं ये आपने पढ़ना है। तो जैसे कहते हैं कि पहले इतना पढ़ लें, जैसे कहते हैं कि क्लास 5 का कोई बच्चा हो, उसको ये सारा कुछ बताना शुरू कर दें तो बेचारा पागल ही हो जाएगा। वो कहेगा ये क्या है? पाउडर मिल्क असल में लैक्टोज होता है। पाउडर मिल्क में लैक्टोज भी होता है, प्रोटीन भी होती है, सिर्फ शुगर नहीं होती। वो मीठा इस वजह से होता है कि इसमें लैक्टोज होती है। वैसे उसमें दूध में दोनों किस्म की शुगर होती है। एक को लैक्टोज कहते हैं, दूसरे को गैलेक्टोज कहते हैं। ये गैलेक्टोज भी दूध में ही होती है। तो दरअसल इस वजह से अगर पूछा जाए कि भाई क्या मोनो और डाइसेक्राइड दोनों मिल्क में होती हैं, तो यस, उसमें मोनोसेक्राइड भी होती है, डाइसेक्राइड भी होती है। मिल्क में जो मोनोसेक्राइड है उसका नाम गैलेक्टोज है, और जो डाइसेक्राइड है उसका नाम लैक्टोज है। सर दूध ये में बात, प्रोटीन कौन सा होती है? प्रोटीन जो होती है वो हमने चैप्टर 12 में पढ़ी थी।
अगर कोई स्टूडेंट आप में से बता दे तो कितनी अच्छी बात है। मिल्क की सर प्रोटीन का नाम कैसिनोजिन होती है। यस, जिसने बताया है, इसका मतलब है अगर आप चीजें जो याद करना शुरू करेंगे, सर जी ये सेरेलैक किस चीज से बनता है, भाई ये सारी चीजें आपको बता, अभी सेरेलैक की बात भी आएगी, अभी देखिएगा, रुकें अभी इतनी जल्दी, डोंट जंप ओवर टू अनदर कंक्लूजन, आगे चलें थोड़ा सा, रुको ताकि जरा हम सा ये बस। दिखा सकें। ये देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि कंडेंसेशन कैसे होती है, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकाला जाता है और इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाता है। ये तस्वीर इस तरह से है कि देखिए मोनोसेक्राइड है, ये देखिए एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। वाटर कहाँ से आएगा, ये देगा अपना OH और ये देगा अपना H, क्या बनेगा, इसलिए कि पानी बनने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। सही बात है या नहीं? पानी सही। बनने के लिए 2 यस सर। हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये अपना देगा, 1 हाइड्रोजन ये अपना देगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। फिर जब यहाँ से ये चला जाएगा तो यहाँ पे रह क्या ही जाएगा, O। तो दरअसल ये जो O है यही एक बॉन्ड है इन दोनों मोनोसेक्राइड के दरमियान, जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और इस डायग्राम में इसका रिवर्सल दिखाया गया है। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन बाय वाटर, कोई चीज वाटर से ब्रेक की जाए। अब देखिए ये एक डाइसेक्राइड है जिसका नाम सुक्रोज है, एक डाइसेक्राइड है जिसके नाम सुक्रोज है। इसमें देखिए ये वाला बॉन्ड बना हुआ है जो 2 ऑक्सीजन के दरमियान है। अगर इसको तोड़ें तो इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, इसलिए कि ये बॉन्ड उस वक्त बना है जब हमने पानी निकाला था। यहाँ से अगर हम पानी निकालें तो अब यहाँ पे हम पानी वापस डाल रहे हैं, ये देखिए H2O इसमें डलेगा, तब क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसलिए क्यों अलग होंगे, ये जो है इसको पानी की क्यों जरूरत है, इसलिए कि इसके पास सिर्फ O है, इसके पास H नहीं है, इसके पास OH नहीं है, तो ये वाटर जो है एक OH इधर आ जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, इसलिए ये दोनों अलग हो जाएंगे। सही है या नहीं? सही सर। ये वही काम है यस जो सर। 1947 में अंग्रेजों ने किया था इंडिया को डिवाइड करके, और यही वही काम है जो कुछ खवातीन होती हैं जिनको बीच जमालो कहते हैं, उन लोगों में लड़ाई करवाती हैं। डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पर ये चैप्टर 12 की बात लिखी हुई है कि इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा उसका नाम सुक्रेज है, सुक्रेज। क्योंकि ये शुगर है, ये सुक्रोज है। इससे जो 2 मोनोसेक्राइड बनेंगे उसमें एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज होगा, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज होगा। यही तो बातें हैं जो हमने याद रखनी है कि कौन किससे मिलकर क्या बनेगा। तो देखें, सारी जो है जो हमने डाइसेक्राइड के मुतालिक पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि कौन से 2 मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज के साथ अगर ग्लूकोज मिलेगा तो मेल्टोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिलेगा तो लेक्टोज बनेगा। इन सारी कॉम्बिनेशन में एक बात तो ये है कि ग्लूकोज तो होगा ही होगा, ग्लूकोज जरूर होगा, ग्लूकोज जरूर होगा, ग्लूकोज जरूर होगा। अगर ग्लूकोज के साथ दूसरा गैलेक्टोज हो तो जो डाइसेक्राइड बनेगी उसका नाम लेक्टोज होगा। अगर ग्लूकोज के साथ दूसरा मोनोसेक्राइड, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये भी एक मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड सिंपल मॉलिक्यूल को कहते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए इनको मोनोमर्स भी कहते हैं। और इससे ये डाइसेक्राइड बनना, डाइसेक्राइड बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल इसलिए होते हैं कि ये 2 छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बन रहा है, राइट। और दरअसल कहते हैं अगर ग्लूकोज के साथ दूसरा भी ग्लूकोज हो तो मेल्टोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज हो तो सुक्रोज बनेगा। सही है या नहीं? तो यस दरअसल सर। कहते हैं कि ये वाली बात जो होती है वो एप्टीट्यूड टेस्ट या MCQ में पूछते हैं कि जब सुक्रोज ब्रेक होगा या डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में जाकर तो एक टाइप का मोनोसेक्राइड बनेगा या 2 टाइप के मोनोसेक्राइड। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ 2 टाइप के मोनोसेक्राइड बनेंगे। सिर्फ मेल्टोज ऐसा है कि जब वो डाइजेस्ट होगा तो सिर्फ एक टाइप का मोनोसेक्राइड बनेगा। सिर्फ मेल्टोज ऐसा है जो बार्ले का शुगर है, जो जौ का शुगर है, उसमें ग्लूकोज के अलावा दूसरा भी ग्लूकोज ही होता है, यानी दोनों एक टाइप के 2 शुगर के मॉलिक्यूल बनते हैं लेकिन दोनों एक ही टाइप के होते हैं। जबकि बाकी इन दोनों में 2 मुख्तलिफ टाइप के मोनोसेक्राइड होते हैं। बाकी इन दोनों में, इसलिए कि इसमें ग्लूकोज के साथ दूसरा गैलेक्टोज होता है, इसमें ग्लूकोज के साथ दूसरा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को कहते हैं, ग्लूकोज ग्रेप शुगर को कहते हैं, गैलेक्टोज मिल्क शुगर को कहते हैं, लेक्टोज मिल्क शुगर को कहते हैं।
सुक्रोज केन शुगर को कहते हैं, मेल्टोस बार्ले या मेल्ट की शुगर को कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। इसका मतलब है हम आगे चल सकेंगे। आगे चलने का मतलब होता है कि अब तीसरी और लास्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, इनको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। अब दरअसल नाम में ही रखा हुआ है कि इसका नाम पॉली रखा क्यों गया है। सर जी, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज का क्या बनेगा? क्या मतलब क्या बनेगा? ये हमारी बोलना बॉडी अगर में जाकर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक्चुअली ऐसा है कि आपने यूं किया है कि चैप्टर 11 तो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए ना आपने आइसोमराइजेशन पढ़ी है। इस तरीके से आपको पता है बॉडी में जब एनर्जी मिलती है तब इनसे क्या होता है, ये बात आपको चैप्टर 11 यानी बॉटनी में पता चलेगी। ये भी सब पढ़ा हुआ आइसोमर्स है। हैं। आइसोमर्स का मतलब होता है कि एक टाइप दूसरे में चेंज हो जाती है। ये हमारे बॉडी में, जैसे आपको पता है ग्लाइकोलिसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो एनर्जी हासिल होती है उससे पहले ऑक्सीजन आके बाइंड करती है, यानी ऑक्सीजन कंबाइन होती है तब एनर्जी लिबरेट होती है, और उसके नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस के दौरान, जो 11 स्टेप का एक प्रोसेस है, उसके दौरान ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज होता है। इसी तरीके से ये बाकी ग्लूकोज, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बाकी होते हैं बॉडी में जाके क्या करते हैं, तो ये सारे के सारे फाइनली ग्लूकोज ही में चेंज हो जाते हैं। इसलिए कि ये आइसोमर होते हैं, इसमें आइसोमराइजेशन होती है, उसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको आइसोमरेज कहते हैं। आइसोमराइजेशन के लिए एक एंजाइम आइसोमरेज काम करता है, एंजाइम इनको चेंज कर देता है। यानी मैंने आपको यही बताया था, अगर आपको याद हो कि ये सब के सब आइसोमर हैं, ये मिलते जुलते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम ही है। ये मैंने आपको ये बात बताई थी, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। इनमें स्ट्रक्चर का थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, और ये स्ट्रक्चर के फर्क को एंजाइम खत्म कर देता है। यानी फाइनली हमारे प्रोसेस जो भी हमारी बॉडी में होता है वो सब कुछ ग्लूकोज ही होता है। गैलेक्टोज होगा तो भी वो ग्लूकोज बन जाएगा, फ्रक्टोज होगा तो भी वो ग्लूकोज बन जाएगा। सही है या नहीं? आप ये पूछना चाह रहे थे या योर क्वेश्चन वाज डिफरेंट? अब हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। पॉली का मतलब है मेनी और सेकेराइड का मतलब है शुगर, जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और इस तरीके से जो पॉली से कंपाउंड बनते हैं उनको पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और सेक्रोज का मतलब होता है शुगर। इसी वजह से हम इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या पॉलीमर शुगर कहते हैं। जैसे हम मोनोमर कहते हैं ऐसे पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल, और पॉलीमर का मतलब होता है मेनी मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड को हम कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड की एक लंबी चेन। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ पे ग्लूकोज है, 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 ग्लूकोज है। अगर इनके दरमियान बॉन्ड बन जाए तो दरअसल कहते हैं ये सारे के सारे ग्लूकोज एक चेन में आ जाएंगे। इस प्रोसेस में वाटर को रिमूव किया जाता है, इसलिए इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए इसको हम पॉलीमर कहते हैं। और प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मियर का मतलब होता है पीस, जिसके बहुत सारे पीस आपस में जुड़े हुए हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तस्बीह के दाने जो होते हैं ना, तस्बीह के दाने वो अलग अलग होते हैं, उसे आप एक धागे में पिरो देते हैं, उससे तस्बीह बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, उनकी एक बड़ी सी चेन बना ली जाए तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सही है या नहीं? पॉलीसेकेराइड का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? पॉलीसेकेराइड के नाम क्या हैं? स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। इसमें से सेल्यूलोज का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा, इसलिए कि सेल वॉल की जो कंपोजिशन है प्लांट में उसमें सेल्यूलोज होता है। ग्लाइकोजन हमारी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च जो होते हैं ये प्लांट्स में होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। ये बातें हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी अभी। जैसे अगर पॉलीसेकेराइड्स के फीचर क्या हैं, पहली है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, और ये बनते हैं हाइड्रोलिसिस, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाते हैं।
और हाइड्रोलिसिस पानी से तोड़ा जाता है इसको। देखिए अगर इस प्रोसेस बहुत सारे मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया जाए हाँ तो इससे पॉलीमर बन जाएगा। वो क्लास बंद होती है ना, वो बंद हुई थी तो मैं फौरन उठ के बाथरूम भाग गया, मैंने कहा यार अल्लाह अकबर, बातें तो देखें इस किस्म की, भाई माइक बंद कर दिया करें। ये जो होता है इसका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स। अगर यहाँ पे जो है कंडेंसेशन हो रही है यानी वाटर को रिमूव किया जा रहा है तो पॉलीमर बन रहा है। पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस की जाए, इसको वाटर ऐड कर दें तो ये ब्रेक हो जाएंगे। डाइजेशन में यही हो रहा होता है। जब हम डाइजेस्ट करते हैं पॉलीसेक्राइड को तो इससे मोनोसेक्राइड ही बन जाते हैं। क्या हमने ये चैप्टर 12 में पढ़ा था या नहीं? पढ़ा था। ये दरअसल कहते हैं कंडेंसेशन से बनते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाए। किसकी कंडेंसेशन? मोनोसेक्राइड्स की। और इनका जनरल फॉर्मूला C6H12O5 होल ब्रैकेट N है। अब दरअसल कहते हैं कि बच्चे कहते हैं ये तीन तीन फॉर्मूले क्यों याद करें? ये तीन फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। जैसे जो मोनोसेक्राइड है वो C6H12O6 है, उसमें से H2O को माइनस कर दें तो फिर बन जाते हैं डाइसेक्राइड। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड का फॉर्मूला भी यही है कि हेक्सोज शुगर जो होती है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 है या नहीं? C6H12O6 क्या ये Yes, sir. ग्लूकोज का फॉर्मूला है? इसी फॉर्मूले में से माइनस H2O कर दें, इसमें से माइनस H2O कर दें तो क्या रह जाएगा? H जो है यहाँ पे 2 हैं, इसका मतलब है इसमें से H2 माइनस कर दें, कितने रह 10 हो जाएंगे? जाएगा। 10 रह जाएंगे। यहाँ पे एक वाटर में चला गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 थे, एक चला गया, बाकी कितने रह गए? 5। 5। यही तो फॉर्मूला है C6H10O5 होल ब्रैकेट N। होल ब्रैकेट में N क्या है? N नंबर ऑफ मोनोमर है। N नंबर ऑफ मोनोमर का मतलब होता है कि इसमें मोनोसेक्राइड कितने हैं। इसमें 2 मोनोसेक्राइड हैं, इसमें 3 मोनोसेक्राइड हैं, इसमें 4 मोनोसेक्राइड हैं, इसमें 5 मोनोसेक्राइड हैं। अगर इसमें 5 मोनोसेक्राइड होंगे तो N5 होगा, इसमें 6 मोनोसेक्राइड होंगे तो N6 होगा, इसमें 7 मोनोसेक्राइड होंगे तो N7 होगा, इसमें 8 मोनोसेक्राइड होंगे N9 8 होगा। इस तरह से N जो है वो नंबर ऑफ मोनोमर या नंबर ऑफ ग्लूकोज को जाहिर करता है। ठीक है या नहीं? तो बताएं क्या ये डिफरेंट या मुश्किल फॉर्मूला है C6H10O5? No, sir. बिल्कुल आसान। इसलिए कि दरअसल ये N जो है वो चेंज होगा कि ये 24 होंगे N स्टार्च के लिए। स्टार्च में 24 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि सेल्यूलोज में ये 1000 होते हैं। 2000 से 30,000 तक, और ग्लाइकोजन में 30,000 होते हैं। सही है या नहीं? पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल क्या है? पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है स्टार्च, जिसमें होते हैं 24। सेल्यूलोज में 20K से 30K, 20K से 30K का मतलब होता है 1000, 20,000 से लेके 30,000, और ग्लाइकोजन में ये 30,000 होते हैं। 30,000 का मतलब है N जो है वो स्टार्च के लिए, N जो है वो स्टार्च के लिए 24 है। N जो है वो स्टार्च के लिए 24 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस N की जगह रखें 24, तो बताएं ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला ये होगा कि 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 आ जाएंगे। इस 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 हो जाएंगे। इस 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएंगे। फिर ये जो होल ब्रैकेट N है ये खत्म हो जाएगा। सही है या नहीं? Yes, sir. एप्टीट्यूड टेस्ट वाले यही चालाकियां करते हैं कि वो जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें ये 24 नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि सपोज अगर ये N जो है वो 10 हो, अगर ये N है वो 10 हो, तो बताएं जो पॉलीसेक्राइड बनेगी उसका नाम नहीं पूछते कि जो पॉलीसेक्राइड बनेगी उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अगर आप में से किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो आराम से बता सकता है कि ये CHO जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये 10 सबसे सिंपल मैथ्स है।
इसलिए कि अगर इस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो 60 जाएगा, और अगर इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाएगा, 100 और अगर इस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो 50 जाएगा। सबसे आसान मैथ्स है ये, सही है सर या ये नहीं? स्टार्च में 24 ग्लूकोज ये फिक्स इनकी मतलब क्वांटिटी, इससे ना ज्यादा जी। होंगे ना कम होंगे। जी ये फिक्स है, जैसे मैं उनको बताया कि एन जो होता है वो फिक्स होता है, हमें पता होता है कि कितने ग्लूकोज होंगे, कितने मोनोमर्स होंगे, राइट या नहीं? राइट यस सर। सर। तो बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि मोनोसेक्राइड का अलग फार्मूला याद करें, डाइसेक्राइड का अलग याद करें, पॉलीसेक्राइड का अलग याद करें। भाई एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले बन जाते हैं। कि जो तुमने कैलकुलेट करके वो किया है C144 और H जो है वो 200 एंड 120 हो, ओके ठीक है, सही है या नहीं, बताने की क्या बात है। और अगर यहाँ पे ये थाउजेंड्स में चले जाएं तो फिर क्या होगा, फिर ये सेलुलोज। लंबा हो जाएगा फॉर्मूला। सर जी ये फॉर्मूला दोबारा, कौन सा फॉर्मूला दोबारा बताएं? बच्चे जो है आधे आधे सवालात करते हैं, क्या ये फॉर्मूला समझ नहीं आया? ये जो मैंने आपको बताया था 10 का, असल में आपको पता है कि हमने बायोलॉजी ऐसी नहीं पढ़नी, बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए। बुकिश का मतलब होता है कि बस जो किताब में लिखा है बस वही आता है आपको। सर मैंने तो ऐसे मल्टीप्लाई किया, अब तुम ये पूछ रहे हो कि n10 का, तो भाई ये तुम्हें मैथ्स नहीं आता तो फिर क्या हो सकता है? ये सिंपल सा मैथ्स है कि इस n की जगह मैंने रख दिया 10, और आपको शायद पता हो कि ये जो पावर हमेशा जो बाहर रखी जाती है ये सारे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो मुझे ये बताओ अगर ये 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है C60 H100 O50, सर राइट? आवाज का इशू था सर जी, अच्छा ओके, आवाज का इशू था, लेकिन नजर तो आ रहा था या नहीं? मैंने आपको ये बताया कि n कितना है, व्हाट इज द n। तो n की कोई भी फिगर आपको दी जा सकती है, सही है या नहीं? और आपको पता है कि लास्ट से लास्ट ईयर तो उन्होंने सबसे इजी कर दिया था, उन्होंने कहा कि उसका पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला बताएं जिसके लिए n1 हो। बच्चे वो नहीं कर सके, कहने के ये कहाँ बुक में लिखा हुआ है कि अगर n हो तो कितना होगा? तो भाई उसका फॉर्मूला होगा C6H10O5। वही है। C6H10O5 इतना आसान भी बच्चों को नहीं आता था। उसकी वजह क्या थी? इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रट्टाफिकेशन इज नो क्वालिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन। कि अगर आपने रट्टी वाली बायोलॉजी पढ़ाई ना तो आप कभी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। आपको समझना सर पड़ेगा, ये सारी चीजें समझना पड़ेंगी। ये जो मैं आपको इतनी सारी ढेर सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ इनकी जरूरत नहीं है आपको। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये जो मेरे नोट्स है ना, ये आपको डिफरेंट कलर में नजर आते हैं, पिंक कलर में। ये नोट्स में लिखा जाएगा, ये एग्जाम में लिखा जाएगा। ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हैं। ये जो जैसे ये मैंने बनाया है, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने लिखा है दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये वो वर्ड्स हैं जो मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं और यही आपको एग्जाम के लिए चाहिए। लेकिन ये उस वक्त तक वर्डिंग समझ नहीं आती जब तक इसकी डिटेल पता ना हो। सही है? ऐसे तो मैं आपको भी रीडिंग करके सुना देता हूँ कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो भाई तो बुकिश तो फायदा क्या होगा? बस जो आपने बुक में पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ऐसे आपको नहीं आएगा। इसलिए कि दरअसल हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो इंटर की डिफरेंट है, वो 9th और 10th वाली नहीं है। आपने तो खैर 10 का एग्जाम ही नहीं दिया, सिर्फ 9 के एग्जाम देकर आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं। तो आप 2 एग्जाम से तो गुजरे नहीं हैं, तो 2 एग्जाम से गुजरेंगे फिर पता चलेगा। गूगल पर अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। क्या क्या मिल जाएगा गूगल से? गूगल से नोट्स नहीं मिलेंगे, सॉरी मेरे नोट्स नहीं मिलेंगे, कोई दूसरे मिल जाएंगे गूगल से। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों के नोट्स हैं। मेरे नोट्स जो हैं वो कैंटीन में अवेलेबल हैं, जो कॉलेज की कैंटीन है, बुक स्टॉल है। तो जैसे ही आप कॉलेज में एंटर होते हैं तो एक बुक स्टॉल आता है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। वैसे तो ये उर्दू बाजार में भी हैं, बहुत से लोग जो होते हैं उनको सस्ते बेच देते हैं, उसमें बहुत सारे पेज गायब होते हैं।
और वो कह देते हैं ओ अच्छा वो आपको कॉलेज से महंगे मिलेंगे, देखिए मैं आपको सस्ते दे रहा हूँ। इस तरीके से एक स्टूडेंट जो है वो बंस रोड से लेकर आया था, एक करीमाबाद से लेकर आया। मैंने कहा इसमें देखो ये पेज तुम पेज तो देख, तुम ये नहीं देख रहे कि भाई बुक के, तुमने देखा नहीं कि इसमें बहुत सारे पेज गायब हैं उनका वो, इसलिए मैंने पेज नंबर लिखे हुए हैं हर पेज पर, ताकि क्या हो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें पूरे पेज हैं यानी। अब आपको पता है जो लेते वक्त कौन इतने गौर से एक एक पेज को देखेगा इसमें कौन सा मिसिंग है, कौन सी मिसिंग है, इसलिए कि वो तो एक बंच बना हुआ है। अब एक एक पेज को तफसीली देखेंगे तब पता चलेगा कि ओहो देयर आर सम मिसिंग। वैसे आपकी मर्जी है, आप अपने फ्रेंड से लेके करवा लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज से खरीदें, इसलिए कि इसमें मेरा कोई कमीशन तो है नहीं। जो भी प्राइस होते हैं वो उसके एक्चुअल प्राइस होते हैं जो कि फोटोस्टेट में यूज़ होता है। तो हम पहली एग्जांपल पॉलीसेकेराइड की पहली एग्जांपल पर आते हैं जिसका नाम है स्टार्च। जिसका नाम क्या है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये किन चीज़ों में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी मालूमात पता चल जाएंगी कि ये आपको पता है। स्टार्च जो है, पहली बात ये कि ये ब्रांच चेन होती है, सिंगल चेन नहीं होती। देखिए अगर ये जो चेन है ये अनब्रांच चेन कहलाती है। इसमें ब्रांच भी होती है, ये अनब्रांच भी होती है। और ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का मतलब है ये फूड को स्टोर करने के काम आती है। इसको स्टोर करने के, फूड को स्टोर करने के काम आती है। एनिमल्स। और ये प्लांट्स में होती है, ये एनिमल में नहीं होती। स्टार्च वो है जो एनिमल में नहीं होती। जैसे हम सेल्यूलोज पढ़ेंगे कि सेल्यूलोज भी एनिमल में नहीं होता। ये बात आपको होनी चाहिए कि स्टोरेज के लिए। आपको पता है प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पहले ग्लूकोज बनता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ये ग्लूकोज चेन में चेंज हो जाता है और इसी चेन को हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च किन किन चीजों में होता है? ये सीरियल्स में होता है। जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था सेरेलैक के मुतालिक, पोटैटो में होता है, पल्सेस में होता है, पल्सेस यानी दालों में होता है, वेजिटेबल यानी दूसरी सब्जियों में होता है। और दरअसल कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। कोई पॉलीसेकेराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। ये माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल की शक्ल में होती है, यानी दानों की शक्ल में। और ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, और सिंपल शुगर का नाम है ग्लूकोज में। कब? जब हाइड्रोलिसिस की जाए। डाइसेकेराइड में भी ये सेम बात है, पॉलीसेकेराइड में भी ये सेम बात है कि डाइसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो मोनोसेकेराइड बन जाते हैं, पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो मोनोसेकेराइड बन जाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। स्टार्च जो होता है वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है। अगर वो स्ट्रेट में हो तो उसे एमिलोज कहते हैं, और अगर ब्रांच चेन में हो तो एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। सही है या नहीं? तो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो जाती है। इसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? माउथ में अमाइलेज। अमाइलेज। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ इसका नाम अमाइलेज है, क्यों? इसलिए कि स्टार्च का जो केमिकल नाम है वो अमाइलेज है, इसलिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम एमाइलोज होता है। एंजाइम का नाम एमाइलोज होता है और शुगर का नाम एमाइलोज। एमाइलोज शुगर और एमाइलेज एंजाइम। तो इसलिए दरअसल कहते हैं कि इसका नाम एमाइलेज। और दरअसल कहते हैं दो अमाइलेज हमारी बॉडी में होते हैं, एक माउथ में होता है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, और दूसरा बताएं एमाइलेज कहाँ पर होता है? पहला माउथ में होता है, इंस्टेंटाइन में होता है, स्मॉल या लार्ज किसी एक में। लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई एंजाइम ही नहीं होता सर। पेनक्रियास में होता है सर शायद। पेनक्रियास में होता है, पेनक्रियाटिक जूस में होता है, और वो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये है स्लाइवरी अमाइलेज, वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। काम दोनों का सेम ही है कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। पहले मेल्टोज बनता है यानी डाइसेकेराइड बनती है, और फिर बनती है मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज। पहले क्या बनता है? डाइसेकेराइड बनती है। और ये देखें वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में? अगर आप देखें तो ये इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये देखिए एक पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम स्टार्च है। पहले ये डाइजेस्ट होती है डाइसेकेराइड में जिसका नाम मेल्टोज है। पहले ये डबल डबल में होती है, फिर डबल को तोड़ा जाता है, फिर ये सिंगल में हो जाती है।
तो जब सिंगल में हो जाती है तो फिर ये ग्लूकोज बनता है। तो दरअसल डायरेक्ट स्टार्च जो है वो ग्लूकोज नहीं बनती, पहले वो एक डाइसेक्राइड बनती है मेल्टोज, और फिर मेल्टोज फर्दर डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनती है। और स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से बनती है, ग्लूकोज के साथ दूसरा भी ग्लूकोज ही होता है, स्टार्च में भी और वैसे भी। ठीक है या नहीं? और अगर हम आगे चलें, सर जब स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। यस, तब तो हो जाएगा। और ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ज़ूलॉजी में एक प्रैक्टिकल है हमारा स्टार्च की डाइजेशन के मुतालिक। अगर जो बच्चे रेगुलर कॉलेज आएंगे तो वो प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे तो इन्हें कुछ और भी पता चलेगा इसके मुतालिक। मैंने आपको ये बताया था, जैसे ये नोट्स में लिखा हुआ है, कि दरअसल वो जो हैं स्टार्च दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं अमाइलोज और एक को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वो होता है जो सिंगल चेन होता है, देखिए ये सिंगल चेन है, और अमाइलोपेक्टिन वो है जिसमें बीच में देखिए ब्रांच लगी हुई है, ये शाख लगी हुई है, शाख ही को कहते हैं ब्रांच। अमाइलोज का मतलब है ग्लूकोज 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 को ऐसे सीधा जोड़ दिया जाए तो अमाइलोज बन जाएगा। और दरअसल देखेंगे बीच में एक ब्रांच भी आ गई, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसके साथ एक साइड चेन भी लगी हुई है, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर साइड में भी चेन आ जाए तो फिर वो कहलाता है ब्रांच्ड, और ब्रांच को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। दोनों स्टार्च के नाम हैं। अमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्टार्च है। ठीक है? और यही बात जो है वो एमसीक्यू में पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, और उसमें अमाइलोज भी लिखा हो, अमाइलोपेक्टिन भी लिखा हो, और इस तरीके से उसमें जो है वो सेल्यूलोज भी लिखा हो, जैसे कि हम सेल्यूलोज भी पढ़ेंगे। अगर हम देखें कि ये किस ये पॉलीसेकेराइड जो है वो किस किस चीजों में होता है, ये पॉलीसेकेराइड किन किन चीजों में होता है, यानी स्टार्च किन चीजों में होता है, तो हमने ये पढ़ा इसके मुतालिक कि ये स्टार्च जो है वो किन चीज़ों में होता है। ये दरअसल सीरियल्स में होता है। सीरियल्स किसे कहते हैं? राइस यानी चावल, जैसे देखिए ये राइस है, वीट यानी गंदम, जैसे ये वीट है, कॉर्न यानी मकई, जैसे ये मकई है, और बार्ले जैसे कहते हैं जौ, ये है जौ। तो ये सब में स्टार्च होता है। इसी वजह से अगर किसी को डायबिटीज हो यानी उसको शुगर होती है, तो असल में अगर वो चावल खाएगा तब भी ग्लूकोज बनेगा, भुट्टा खाएगा, भुट्टा यानी कॉर्न खाएगा तब भी ग्लूकोज बनेगा, बार्ले खाएगा तब भी बनेगा, वीट खाएगा तब भी, यानी अगर वो रोटी खाएगा तब भी, डबल रोटी खाएगा तब भी, चावल खाएगा तब भी। खाएगा क्या? जी, खाएगा क्या बेचारा? फिर बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसमें स्टार्च नहीं होता। स्टार्च जो है वो पोटैटो में भी होता है, आलू का जो सिर्फ छिलका है ये सेल्यूलोज होता है, बाकी इसके अंदर जो सारा कुछ है वो स्टार्च है। इसी तरीके से पल्सेस का मतलब दालें होती है, जैसे देखिए मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, बीन्स है, लोबिया, ये सब के सब इनमें स्टार्च मौजूद होता है, लेकिन क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। जैसे बार्ले में ये कम होता है और पल्सेस में ये कम होता है। आलू में सबसे ज्यादा, चावल में सबसे ज्यादा, कॉर्न में सबसे ज्यादा, वीट में सबसे ज्यादा, इन सब में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। ये क्वांटिटी का है कि कम होती है, ये ज्यादा होती है। तो ये सारी के सारे स्टार्च हैं, ये सारी के सारी पॉलीसेकेराइड्स हैं। स्टिकी स्टार्च खुद एक पॉलीसेकेराइड का नाम है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5 होल ब्रैकेट N, होल ब्रैकेट N। अच्छा सर, ये अक्सर एड्स में देखा है हमने कि जिनको शुगर होती है उनके लिए कोई स्पेशल टाइप की ना एक शुगर होती है, तो उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते? उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। वो आपको पता है किससे बनाई जाती है? डामर। डामर वो होता है, इसको कहते हैं कोलतार। कोलतार उससे कहते हैं जिससे सड़क बनती है, जो काले काला होता है ना, उसमें होता तो है मतलब वो सेक्रीन। इसी सही वजह है से आपने सेहत देखा के होगा लिए कि या बच्चों को, जी, वो हेल्थ के लिए सही है या हार्मफुल है? दरअसल वो नुकसानदेह तो है, लेकिन आपको पता है इसके अलावा कोई, लेकिन शुगर से कम नुकसानदेह, इसलिए कि अगर शुगर खाएंगे वो ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे आप दवाई जो भी खाते हैं ना उसका नुकसान तो होता है।
जी कोई भी ठीक दवाई समझ खाएं। गया। इसमें देखिए चैप्टर 9 की आपको एक बात बताई जा रही है, चैप्टर 9 की, और चैप्टर 9 में ये बात दोबारा पढ़ेंगे तो फिर भी याद हो जाएगी। कहते हैं जो पल्सेस यानी दालें हैं उनका ताल्लुक चैप्टर 9 में एक फैमिली से है, उसका नाम है लिग्यूम फैमिली। लिग्यूम फैमिली, लिग्यूम फैमिली उसे कहते हैं जिसमें लिग्यूम यानी पॉड होती है, पॉड यानी फली होती है, जैसे मटर की फली। और इस तरीके से कहते हैं ये लार्जेस्ट फैमिली है जिसको कॉमनली पी फैमिली भी कहते हैं, और इसका नाम फेबेसी है, फेबेसी। ये एग्जाम में आता है फर्स्ट ईयर में बॉटनी में कि विच वन इज द लार्जेस्ट फैमिली, तो जिसमें 9000 स्पीशीज हैं वो दरअसल फेबेसी फैमिली है। फेबेसी फैमिली को रीजन में पूछा जाता है कि व्हाई फेबेसी फैमिली इज कॉमनली नोन एज लिग्यूम फैमिली। इससे लिग्यूम इसलिए कहते हैं कि ये देखिए तस्वीर बनी हुई है कि लिग्यूम का मतलब पॉड होता है, पॉड का मतलब होता है फली। जैसे आपको पता है ये मटर की फली है, ये मटर की फली है। जो फलियों वाले पौधे होते हैं वो सब के सब फेबेसी फैमिली में होते हैं। पोएसी फैमिली किसकी है? वो वीट की है, राइस की है। इन सब की फैमिली पोएसी है। ये जो है ये पोएसी है, और पोएसी का एक नाम नहीं है, पोएसी का एक नाम नहीं है, इसका दूसरा नाम ग्रेमिनी भी है, ग्रेमिनी। और ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। फैमिली का नाम फेबेसी है। फेबेसी को कॉमनली लिग्यूम फैमिली इसलिए कहते हैं कि इनमें फलियां होती हैं। देखिए ये पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, इसको गवार की फली कहते हैं। गवार की फली आपने सुना है? यस सर। इसका पढ़े लिखे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो कॉमनली हम कहते हैं गवार की फली। और गवार जो है चूंकि आमतौर पे हम जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनके लिए गवार यूज करते हैं, तो मैंने कहा कि भाई वो गवार की फली का मतलब गवार नहीं होता। ये सब के सब लिग्यूम्स हैं, लिग्यूम्स। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये सब के सब लिग्यूम्स की तस्वीर है। सही है या नहीं? इनमें क्या क्या आ रही हैं? सही। तमाम दालें। जैसे देखें ये तस्वीर बनी हुई है सोयाबीन, उसकी सर भी एक बात फली होती बताएं, है। हमारे पास पीनट 9000 किस्म की दालें तो नहीं है? हैं? हमारे पास 9000 किस्म की दालें तो नहीं है? तो सर सारी दालों की बात किसने की थी? फैमिली में सिर्फ दालें नहीं हैं, फैमिली में और भी होते हैं। खानदान में सिर्फ चचा नहीं होते, ताया, फुप्पा, खालू, मामू और भी होते हैं। देखिए इसके अंदर जो होती है, जैसे इस लिग्यूम में पीनट भी है, पीनट भी इसी फैमिली का पार्ट है। क्या पीनट दाल है? नहीं सर। पीनट क्या है? फली, मूंगफली। मूंगफली है। क्या वो दालें होती हैं? नो लेकिन सर। इसे लिग्यूम फैमिली में इसलिए लिखा गया, रखा गया कि इसमें भी फली है। ये मूंग की फली है। सोयाबीन में भी फली होती है। पीस में यानी मटर में भी फली होती है। बीन जिनको लोबिया कहते हैं उसमें भी फली होती है। और इस तरीके से आम तौर पे दालें, देखें ये अलग किया गया है कि ये भी और दालें भी सब के सब लिग्यूम फैमिलीज हैं। फैमिली तो बहुत बड़ी होती है, यानी इसके अंदर इतने जो 9000 स्पीशीज हैं वो सारी दालें तो नहीं है, दूसरी भी तो प्लांट्स हैं। सही है या नहीं? और इसी तरीके से शायद आपको पता हो कि सरसों में भी फली होती है। सरसों जिसका साग बनाया जाता है, हो सकता है आपने कभी इसकी फलियां देखी हो सकता है ना देखी हो। अगर आपने देखी हैं तब भी आपको पता होगा, नहीं देखी हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी फली होती है। राइट या नहीं? यस सर। राइट सर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें स्टार्च नहीं होती। जैसे कि स्टूडेंट ने कहा कि ये मीठी कहाँ होती हैं? भाई हर चीज जो मीठी हो, मैंने कहा कि पॉलीसेकेराइड तो मीठे होते ही नहीं है। सही है या नहीं? तो दरअसल एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा कि अगर मैं चावल का दाना मुंह में रखूं तो मीठा होगा। नहीं होता, पॉलीसेकेराइड मीठी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। ये बात आपसे जो है वो रीजन में पूछी जाएगी कि वाई पॉलीसेकेराइड आर नॉट शुगर या स्वीट इन टेस्ट। ये पॉलीसेकेराइड मीठी क्यों नहीं होती? असल में हर चीज हमारे जबान में जायका उस वक्त देती है जब वो पानी में डिसॉल्व होती है। हमारे जो टेस्ट बड होते हैं, कोई भी चीज़ हम खाएं, जैसे चीनी है, अगर वो ऐसे कहते हैं कि अगर आप चीनी के दाने ऐसे रखें और सिर्फ अपनी ज़बान की नोक जो है वो लगाएं, रखें थोड़ी देर तक, आपको उसको कोई टेस्ट नहीं पता चलेगा। जब उसके साथ सलाइवा मिलेगा
फिर आपको पता चलेगा ओ ये मीठी है। इसलिए कि जब तक वो चीज़ पानी के साथ डिजोल्व ना हो तो फिर वो नहीं अपना टेस्ट दे। जिस तरीके से नाक के लिए भी है कि जब तक कोई चीज़ के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उड़कर या वॉलेटाइल सब्सटेंस आपकी नोज से टकराएंगे नहीं, उस तक आपको स्मेल नहीं आएगी। यही वजह होती है कि केमिस्ट्री में पूछते हैं कि कुछ चीज़ों में स्मेल है, कुछ चीज़ों में स्मेल नहीं है, कुछ चीज़ों में बू होती है, कुछ में कुछ भी नहीं होती है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं होती कि उसके लिए ताल्लुक ज़रूरी है कि उसके वेपर्स बने, वेपर्स हमारी नोज से टकराएं, फिर हमें पता चलता है। सही है या नहीं? और कुछ के जो यस सर। वेपर्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जैसे मिर्चें हैं। लेकिन मिर्चों को अगर आप रोस्ट करें तो फिर देखिए कैसे खांसी शुरू हो जाती है। होती है। होती है वो सर। क्यों होती है? इसलिए कि जब तक वो नोज से टकराते नहीं है पता ही नहीं चलता। सर वो एक होटल में मैं गया था, उन्होंने ना मिर्चें फ्राई करके रखी हुई थी साथ में, वो कल जो खाई है जाती। 11:30 पे क्लास नहीं है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस वीक। डे इज द लास्ट वीक। ये तो आपको याद ही होगा। हमारी क्लास जो है वो मंडे से लेकर थर्सडे तक होती है। मंडे टू थर्सडे। बाकी जो ये दिन हैं वो बीएससी के लिए रखे गए हैं। ठीक है या नहीं? सही। ठीक सर। तो ये आपको याद होना चाहिए। यानी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तीनों दिन संडे। क्लास नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे 4 दिन क्लास। सेम टाइम, चलिए सेम सर, आपको पासवर्ड। फिर क्योंकि आप तो मंडे को मिलेंगे। तो क्या हुआ? हम तो मिलेंगे 10 जनवरी के बाद जब कॉलेज खुलेंगे। हाँ ये भी है। सर पता नहीं खुल रहा है। इस बेस पर हम टेस्टलेस कह सकते हैं। यस, उन चीज़ों को टेस्टलेस ही कहते हैं। ओडरलेस, टेस्टलेस। शायद आपको पता है स्टार्च जो है वो प्लांट्स में बनता है एक प्रोसेस के दौरान जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उसकी एक तस्वीर बनाई गई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर से आती है, वाटर जो है जब रूट से आता है, तो और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके दौरान स्टार्च बनती है, लीव्स में स्टोर होती है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको ये भी पता होगा कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, स्टार्च बनता है और वाटर रिलीज होता है। इसी वजह से क्लास 9 में ये रखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है किसके साथ? प्लस H2O के साथ, वाटर के साथ। और इनिशियली जो बनता है वो C6H12O6 होता है। इस चीज का फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज। ग्लूकोज का। इसलिए कि फिर बाद में ग्लूकोज की चेन बन जाती है तो स्टार्च बनता है। सही है या नहीं? फायदा क्या है चेन बनाने का? देखिए अगर मॉलिक्यूल होते हैं गोल 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 मॉलिक्यूल हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए रखने के लिए। अगर दरअसल कहते हैं इसको तस्बीह के दाने की तरह ऐसे पिरो दिया जाए तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक छोटी सी जगह पर आ जाएंगे। इतने सारे मॉलिक्यूल जो हैं एक छोटी सी जगह पे स्टोर किए जा सकते हैं, इसलिए दरअसल कहते हैं स्टोर करने में आसानी हो जाती है। जैसे तस्बीह के दानों को है कि तस्बीह को आप बिखेरने कितने सारे दाने हो जाएंगे और आप उसको एक लड़ी में पिरो देते हैं, कम जगह गिरती है। तो यहाँ पे कम जगह में ज्यादा चीजें रखने के लिए हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, स्टार्च बनता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। सही है। तो यहाँ पे दरअसल फोटोसिंथेसिस में होता ये है कि दरअसल इस H और में जो हाइड्रोजन है इसकी लड़ाई करवाई जाती है। कहते हैं कि सनलाइट की जरूरत क्या है? असल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है। यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसको तोड़ना है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो सनलाइट प्रोवाइड करता है। और इस बॉन्ड जब ये टूट जाता है तो हाइड्रोजन की दोस्ती कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाती है। तो यहाँ पे ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए, बेचारी ऑक्सीजन अकेली रह जाती है, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज होती है। सही है या नहीं? अब हम दूसरे प्रोडक्ट पर आते हैं कि दूसरी पॉलीसेकेराइड का नाम क्या है। पहली तो है स्टार्च, दूसरी पॉलीसेकेराइड कौन सी है? उसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अनब्रांच पॉलीसेकेराइड है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, इसमें ब्रांचेस नहीं होती और ये भी ग्लूकोज की ही बनी होती है। ये किस चीज की बनी होती है? ये भी ग्लूकोज की ही चेन होती है।
कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। इसे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इसलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाती है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, और ये सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। और ये लॉन्ग चेन है ग्लूकोज की, इसमें ब्रांच नहीं होती, लेकिन इसकी तादाद 2000 से 3000 है। 1000 के लिए हम के का वर्ड भी यूज करते हैं, के 1000 को कहते हैं। 2K से लेकर 3K, यानी 2000 से 3000। सर आपने 20 के बताया था। वो 20K जो है फिर मैंने वो गलत लिखा था, ये दरअसल 2K to 3K है, यानी 20। सही है या नहीं? ठीक है सर। कहते हैं कि ये कहाँ पर होती है। शायद आपको पता हो कि अगर इसे हमने देखना हो कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, कैसी है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें। अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर आप देख रहे हैं और गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा। देखिए, ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल की, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये एक लीफ है, लीफ का हमने एक सेल निकाला, और इस तरीके से देखेंगे जो सेल वॉल है इसको बड़ा करके देखा, ये सेलुलोज के धागे होते हैं, और ये जो धागे होते हैं यही बाहर निकलते हैं। देखिए, ये जो एक एक रेशा है, एक एक धागा है, ये एक एक सेलुलोज की चेन है। ये अलग दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, ये चौथी चेन है। आपको पता है कि रुई होती है, रुई, रुई से हम धागा बनाते हैं, और रुई कपास से बनती है। कि ये बात आपको पता है? यस सर। अगर आपको ये बात पता है तो फिर आपको ये बात भी पता चल जानी चाहिए कि दरअसल ये जो रुई होती है, रुई, इसमें जो ये धागे होते हैं वो सेलुलोज के ही होते हैं। कॉटन या कपास से हम कहते हैं ये सेलुलोज ही फाइबर हैं जो रुई होती है। रुई को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, ये जो रुई होती है इसके अंदर ये धागे ही होते हैं। और ये धागे किस लिए कैसे होते हैं? ये असली पली के धागे नहीं होते, ये सेल्यूलोज ही है, सेल्यूलोज। सही है या नहीं? सेल्यूलोज की और मिसालें अगर हम देखें तो इस डायग्राम में ये भी आपको नजर आएंगी। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे अगर आप देखें, मिसवाक तो आपने शायद कभी इस्तेमाल की हो, अगर इस्तेमाल नहीं की हो तो देखी तो जरूर होगी। क्या आपने कभी मिसवाक देखी है? इस तस्वीर को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर नजर आ सके। जी, तो अगर आपने मिसवाक देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो मिसवाक में जो ये जो ब्रश बन जाता है, ब्रश, ये जो रेशे होते हैं, ये क्या होते हैं जिससे हमारे दांत साफ होते हैं? ये यही सेल्यूलोज हैं, सेल्यूलोज। इसलिए कि दरअसल जब प्लांट सेल मर जाते हैं तो इनकी खाली दीवारें रह जाती हैं। ये जो दीवारें हैं इसी के रेशे बनते हैं जिससे हमारे दांत ब्रश की तरह साफ होते हैं। और शायद आपको पता हो, ये देखिए, नहाने के लिए आपको एक सब्जी है जिसको कहते हैं ककड़ी, और उससे एक मिलती जुलती होती है जिसको इंग्लिश में लोफा कहते हैं। ये लोफा जो है जब सूख जाती है, देखिए ऐसी होती है, ऐसी जिस तरीके से हम तुरई इस्तेमाल करते हैं, तुरई, तुरई से थोड़ा सी ये सेहतमंद होते हैं, सेहतमंद। जिस तरीके से खरबूजा होता है, आपने सर्दा और गर्मा देखा होगा, वो थोड़े से सख्त होते हैं। इसी तरीके से देखें, ये जो इसका ऊपर का फाइबर है ये उतर जाए तो बाकी जो चीजें होती हैं इसे नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग, झावे के तौर पर। इस तरीके से देखें, दरख्त में सब्जी ग्रीन कलर की उगी होती है, जब ये खुश्क हो जाती है तो ये ऐसी हो जाती है। ये जो पूरा जाल बना हुआ है ये क्या चीज है? ये सब के सब सेल्यूलोज रह गया है। बाकी सब कुछ जो लिविंग सेल्स के ये जो सारे पार्ट थे ना, इसमें न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, ऑर्गेनेल से, ये सब मर गए। सिर्फ और सिर्फ ये जाल रह गया है। और ये जाल किस चीज का है? ये सेल्यूलोज बाकी रह गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें, ये भी दरअसल देखें वही प्लांट है, और ये अलग अलग करके दिखाए गए हैं बाकायदा। यहाँ पे अंदर बीज होते हैं इसमें, ये लौकी की तरह होती है, गावट की तरह होती है। इसी तरीके से आपको पता है कि पेपर बनाया जाता है, पेपर, कागज है, टेबल है, या इस तरीके ये सारी चीजें हैं, ये सब के सब जो है सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसी तरीके से अगर आपने देखा हो कि जो आड़ू होता है जिसको पीच कहते हैं, इसमें भी छोटे छोटे से बाल होते हैं। तो ये बाल किस चीज के होते हैं? ये बाल दरअसल सेल्यूलोज होता है। इसी तरीके से शायद आपने ये वाले जो हैं मैट तो देखे होंगे या बोरियां देखी होंगी, ये भी सेलुलोज की हैं। आपको पता है एक फसल होती है जिसका नाम होता है पटसन, जिसको इंग्लिश में जूट कहते हैं, जूट। इसके बाकायदा दरख्त होते हैं, इन दरख्तों को सुखाते हैं, जैसे देखिए दरख्तों को सुखाते हैं, इसमें एक एक धागा अलग हो जाता है, फिर से ये धागे बनाते हैं, इससे फिर ये कारपेट बनते हैं, अंडरले बनते हैं, और ये सारी चीजें, ये सब के सब सेल्यूलोज ही है। These all things are cellulose। तो सेल्यूलोज सर जूट ब्रांच्ड से होता है या बोरियां भी तो अनब्रांच्ड होता बनती है? हैं। जी,
जूट से बोरियां। जी, जूट से बोरियां बनती हैं। यस, मैंने कब मना किया? बोरियां बनती हैं, धागे बनते हैं, और शायद आपको पता है कि वो सिलाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े रोप्स बनते हैं, स्ट्रिंग्स बनते हैं, ये सब के सब इसी से बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉलीसेकेराइड है उसका नाम है क्या? उस नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड का नाम है ग्लाइकोजन। ये एनिमल में होती है। सेल्यूलोज प्लांट में होता है, स्टार्च भी प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि कौन सी पॉलीसेकेराइड है, ये दरअसल ग्लाइकोजन जो है ये भी ब्रांच्ड है। स्टार्च जो होता है ब्रांच भी होता है, अनब्रांच भी होता है। जो अनब्रांच होता है उसको अमाइलोज कहते हैं, जो ब्रांच होता है उसे अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है, ये ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है। ये एनिमल में स्टार्च की तरह काम करता है, स्टोरेज का काम। इंसान की या एनिमल की जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है उसका नाम ग्लाइकोजन है। प्लांट की जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है उसका नाम स्टार्च है। तो ग्लाइकोजन को इसी वजह से एनिमल स्टार्च कहते हैं, इसलिए कि जो प्लांट्स में स्टार्च स्टोरेज का काम करता है वही ग्लाइकोजन एनिमल में करता है। सही है या नहीं? और ये स्टोर हमारे लिवर में होती है, ये हमारे मसल्स में होती है, और इसी तरीके से ये बैक्टीरिया में भी होती है, ये फंजाई में भी होती है। और जैसे कहते हैं कि ये हाईली ब्रांच ग्लूकोज की चेन होती है, जिसमें 30,000 यानी अब 30K जो हैं वो होते हैं ग्लूकोज के। राइट या नहीं? यस सर। अगर उसका हमने स्ट्रक्चर देखना हो तो हम ये देख सकते हैं ग्लाइकोजन। ये देखिए कितनी ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इसकी बनी हुई है ग्लाइकोजन की। इसमें एक चेन नहीं होती, इसमें एक चेन नहीं होती। जैसे देखें सर ग्लाइकोजन में देखें इसका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख सिर्फ के एक पता चेन चल नहीं गया। है। जी, मैं कह रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर देख के पता चल गया इसको जिन क्यों कहते हैं। जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ये ग्लूकोज प्रोड्यूसर है, इसलिए इसको ग्लाइकोजन कहते हैं। जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो इससे ग्लूकोज ही बनता है। ये देखें एक ग्लूकोज की ये चेन है, एक दूसरी ये चेन है, ये आपस में कनेक्टेड है। देखिए ये चेन आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से बहुत सारी चेन आपस में कनेक्टेड होती हैं, यानी आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन ये एक चेन ये जा रही है, 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 एक चेन ये जा रही है। कितनी ग्लूकोज की चेन्स हैं जिनसे ग्लाइकोजन बनता है। और ग्लाइकोजन जो है ये हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, ये स्टोर हो जाता है हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में। इसी वजह से जिसमें ज्यादा स्टोर होते हैं इसके मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड का एक जर्नल वो है कि ये कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। तो यहाँ पे देखें यही बताया गया है कि ये एक चेन अलग है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ये दूसरी चेन है, ये आपस में जुड़ी है, बहुत सारी चेन आपस में जुड़ी होती है। ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। हाईली ब्रांच यानी सेल्यूलोज से बहुत ज्यादा ब्रांचेस। सही है या नहीं? सेल्यूलोज से नहीं। सेल्यूलोज कैसी होती है? ब्रांच होती है, अनब्रांच होती है? ब्रांच। इस तरह से दरअसल कहते हैं कि एनिमल में एक स्ट्रक्चर बनाना। देखिए हमने दो पढ़े। प्लांट में स्ट्रक्चर जो बनाता है सेल्यूलोज, प्लांट में जो स्टोरेज करता है स्टार्च, एनिमल में जो स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन। एनिमल में जो स्ट्रक्चर बनाता है वो है काइटन। काइटन या चिटन। के से पढ़ें तो काइटन, चे से पढ़ें तो चिटन। नाम वैसे एक ही होता है, मतलब तो एक ही है। देखिए काइटिन जो है वो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो दरअसल पॉलीसेकेराइड है। और दरअसल कहते हैं ये एक्सोस्केलेटन में यानी आउटर कवर में होते हैं। किसके? आर्थ्रोपोड के। और इसी तरीके से क्रैब के, स्पाइडर के, कॉकरोचेस के सारे हैं। इस तरीके से ये सेल वॉल में भी होते हैं, लेकिन सिर्फ फंजाई के होते हैं। सेल वॉल फंजाई की भी काइटिन की बनी होती है। और कॉटन जो है वो एक मॉडिफाइड शुगर है। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे रिंग्स होती हैं, और ये आपस में वाटर जब रिमूव होता है तब ये बनती हैं। इसलिए कि दरअसल कहते हैं वाटर के रिमूवल को जब कंडेंसेशन होती है या डिहाइड्रेशन होती है तभी ये फॉर्म होते हैं। ठीक है या नहीं? यस सर। कि काइटन का स्ट्रक्चर है कि काइटन किस चीज का बना हुआ है। ये आपको स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये पूरी एक चेन है बाकायदा। ये ग्लूकोज 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 की चेन।
और आमतौर पे जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होती हैं वो स्ट्रेट ही होती हैं, ब्रांचेस नहीं होती। स्टोर करने के लिए उसमें ब्रांचेस बनती हैं। एग्जाम्पल फंजाई की सेल वॉल, ये देखें, ये इसको मशरूम कहते हैं। अगर आपको ये ना नज़र आ रही हो तो मैं इस डायग्राम को बड़ा कर दें ताकि आपको और बेहतर तौर पर नज़र आ सके। इसमें मैंने क्या बनाया हुआ है, अगर आप देखें, स्टार्च क्या लिखा है, ओहो सर ये सब में ओज आ रहा है, जबकि ग्लाइकोजन और असल में ये इनके कॉमन नाम है, इस वजह से जैसे स्टार्च में नहीं आ रहा इसलिए कि ये कॉमन नाम है। मैंने बताया कि उसका असल में जो स्टार्च का नाम है वो अमाइलोज है। ठीक है या नहीं? बच्चों से यस सर। इतना कुछ जो बुक में लिखा है वही याद नहीं होता, तो और ज़्यादा अगर कुछ बताया जाए तो जैसे देखें ये फंजाई है जिनको जिनको मशरूम उर्दू में खुम्बी कहते हैं, ये ब्रेड मोल्ड है जिसको फपूंद कहते हैं, फपूंद, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इसीलिए इनको प्लांट से निकाला गया है। फंजाई को प्लांट से इसलिए निकाला गया है कि इनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं, काइटिन या चिटिन की बनी होती है। ये दरअसल कहते हैं जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे चूंटी है एंड उसका कवर, केकड़ा या क्रैब का कवर, कॉकरोच या लाल बेग का कवर, मकड़ी यानी स्पाइडर का कवर, या प्रॉन झींगे का कवर, ये सबके कवर काइटिन के बने होते हैं। इसमें सारे काइटिन अगर आपको नहीं नजर आए, देखिए ये प्रॉन के छिलके अलग से किए गए हैं। आपको पता है प्रॉन को छीलते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट से इसके छिलके निकलते हैं। ये छिलके क्या हैं? ये प्रॉन के शेल हैं, वो जो दरअसल असल में काइटिन के कवर हैं। और काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो स्ट्रक्चर बनाती है एनिमल सेल में या एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। सही है नहीं? अब दरअसल कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं। ये हमारा आज का लास्ट वो है। ये फंक्शन तो हमने साथ साथ पढ़ लिए, अगर आपको समझ आ रहे होते तो शायद पता चलता। एक तो दरअसल कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल होती है, जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होता है तो एनर्जी हासिल होती है। ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, जैसे स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोरेज का काम करता है, ग्लाइकोजन जो है एनिमल में स्टोरेज का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट से स्ट्रक्चर भी बनते हैं, जैसे सेलुलोज जो है वो सेल वॉल का प्लांट में स्ट्रक्चर बनाता है, काइटिन या चिटिन जो है वो इंसेक्ट्स में और फंजाई में स्केलेटन बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कभी कभी कंबाइन भी हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर, यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर मिला दें हम क्या, प्रोटीन, तो बन जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। दरअसल कहते हैं इनके कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं। तो ये हैं 4 फायदे फंक्शन कार्बोहाइड्रेट के। वो एनर्जी सप्लाई करते हैं, स्टोरेज के काम आते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। सही है या नहीं? आज का ये लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड भी होते हैं, और मोनोसेक्राइड की एग्जांपल जो होते हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस होती हैं। और इस तरीके से डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स वो होती हैं जिसमें यूजुअली डाइसेक्राइड होती हैं, ओलिगोसेक्राइड वो होती हैं जिसमें फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। आमतौर पे ये डाइसेक्राइड होती हैं, और डाइसेक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज शामिल है। मेल्टोज मेल्ट शुगर या बार्ले की शुगर है, सुक्रोज केन की शुगर या शुगर केन की शुगर है, और इस तरीके से लैक्टोज मिल्क की शुगर है। इसी तरीके से पॉलीसेक्राइड जिसमें बहुत सारे मोनोमर होते हैं, या बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, वो है पॉलीसेक्राइड, और वो हैं 4 टाइप की। 4 उनकी एग्जाम्पल हैं, ये कि स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है सेलुलोज, और चौथा है काइटिन या चिटिन। राइट। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज करता है, स्टोरेज जितने भी एक्स्ट्रा, शायद आपको पता हो कि हमारे बॉडी में, शायद आपको पता हो कि हमारे बॉडी में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, ये है उसका काम।
शायद अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 4%। शायद आपको पता हो कि हमारे ब्लड में 120 mg ग्लूकोज होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अगर 120 mg हो तो इसका मतलब है 40 mg आपको नाश्ते में, 40 mg लंच में, 40 mg डिनर में खाएं तो टोटल 120 हो जाएंगे। तो सर हमें पता कैसे रहेगा हमने 40 खाए यही हैं तो 80 बात खाए है, हैं? क्या हमारे किचन में वेइंग बैलेंस है या कोई तोल कर खाता है कि ओ मुझे तो इतने खाने हैं। जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, जितनी भी 40 से एक्स्ट्रा होती है, यानी 120 से एक्स्ट्रा जितनी होती है उसको स्टोर कर लेते हैं बॉडी, इसलिए कि इसकी जरूरत नहीं है उनको स्टोर कर लेते हैं और इसकी चेन बना दी जाती है और इसी चेन को हम ग्लाइकोजन कहते हैं, चेन ठीक। ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। सर और जब इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे फास्टिंग में पड़ती है, फास्टिंग, फास्टिंग जिसको हम रोजा कहते हैं, जब हमने रोजा रखा हो तो आपको पता है कि हम सहरी करते हैं, फिर उसके बाद अफ्तारी यानी रात में ही खाते हैं। तो क्या दिन भर में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती? तो हमें दिन भर में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यही ग्लाइकोजन जो स्टोर शक्ल में होती है, इसको ब्रेक किया जाता है, इसको ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज अलग करते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो ये है एक काम स्टोरेज की। सर सर हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो फैट्स बन जाते हैं। तो सर ये ग्लाइकोजन फैट है क्या? नहीं, ग्लाइकोजन फैट नहीं है। अगर ये ग्लाइकोजन बहुत अरसे तक यूज ना हो तो फिर ये बाद में फैट में चेंज हो जाता है। यानी अगर आपने देखें स्टोर में, आपको पता है कि भाई आपने जो है वो 10 किलो चावल चाहिए, आप कहें यार चलो करो 20 किलो रख देते हैं, आपने अभी वो 10 इस्तेमाल नहीं किए और 10 और ले आए, फिर 5 और ले आए, तो फिर क्या होगा, वो ढेर जमा ही होता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा होता है हमारे बॉडी में कि जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो ग्लाइकोजन बनाते हैं, लेकिन अगर वो ग्लाइकोजन बहुत अरसे तक यूज ही ना हो तो फिर फैट, यानी हमें जितना मीठा खाना चाहिए हम उससे बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हों तो बॉडी ये करती है, वो कहती है एक्स्ट्रा भाई ये तो कभी यूज़ ही नहीं कर रहा, अब इसको क्या करें, अब ये रखने की जगह भी कम हो गई है, तो फिर उसको चर्बी बना देते हैं, फैट बन जाती है। फैट जो होती है फिर बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है। ये आप देखें कि मोटापा इंसान का बढ़ता रहता है और इस तरीके से उसका वजन भी बढ़ता है और इस तरीके से इसको ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा। जितना आप एक्स्ट्रा 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 रखते रहेंगे उतना ही वो स्टोर होता रहेगा।